सखी सहेली। सखी सहेली। सुनने वाली सभी सखियों, सहेलियों, श्रोताओं को दीपा माहेश्वरी और रेणु चतुर्वेदी का नमस्कार। नमस्कार। रेणु जी, आज सखी सहेली के गुलदस्ते में बहुत सारी चीजें लेकर आए हैं ना? हाँ, हमेशा की तरह बिल्कुल। और आज जो खास दिन होता है, हमारे सभी साथियों को पता है कि सखी विशेष में आज हम किसी साहित्यकार की बात करते हैं तो उनकी भी बात करेंगे। और आज तो बड़ा खास दिन इसलिए भी है ना कि चित्रलेखा सुनेंगे हम लोग। जी हाँ, और साथ में बच्चे इन दिनों एडमिशन्स होते चले जा रहे हैं ना, तो छोटे भी बड़े भी बच्चों को जरूरत पड़ती है जब अपने शहर से बाहर जाने की, तो हॉस्टल पीजी में रहना पड़ता है। तो वहाँ क्या क्या बातों का ध्यान रखें, इस पे भी बात करेंगे। बिल्कुल करेंगे। और जाहिर है कि हम अपने शरीर का भी ख्याल रखते ही हैं, तो इसमें हम थोड़ी सी आपस की बातें करेंगे कि त्वचा में निखार कैसे रखा जाए इस गर्मी के मौसम में, उस पर चर्चा कर लेंगे। और सखी विशेष की जब हमने बात की है तो आज हम बात करेंगे लक्ष्मी कुमारी चूड़ावत जी की। जी, उनके बारे में बात करेंगे। गर्मी बहुत हो रही है बाहर, तो मतलब क्या है, तो मतलब ठंडा ठंडा तापमान कम कर दोगी क्या? एक तापमान तो कम नहीं होगा रेणु जी, लेकिन एक गीत से थोड़ा आनंद बढ़ जाएगा, राहत मिल जाएगी जी। चलो ठीक है। सुख पाया मैंने 100 दुख सह के, एक सुख पाया मैंने 100 दुख सह के, चुप चुप रह के। दूर दूर गली गली अब तो बात फैल चली, ये क्या किया सैया सांवरे, हो तूने ये क्या किया सैया सांवरे। कौन से गगन के चले दिल ये मेरा लेके चले, दो नैना तेरे बावरे, ओ गोरी दो नैना तेरे बावरे। हाथ रूठ गए दो नैना तेरे बावरे, हो गोरी दो नैना तेरे बावरे। नैन मिले चैन कहाँ, दिल है वही तो है जहाँ, ये क्या किया सैया सांवरे, हो तूने ये क्या किया सैया सांवरे। अब गर्मी से चैन मिले ना मिले, गीतों से, संगीत से और कर्णप्रिय संगीत से थोड़ा चैन और राहत तो मिली जाती है। बिल्कुल सही बात है। और बहुत हद तक बातें भी इसमें सहायक होती हैं। और हम जैसे कि कुछ बातें लिखते हैं, बताते हैं, और हमारे साथी भी हमें लिखकर जरूर भेजते हैं ना कि कैसे कैसे त्वचा में निखार रखा जाए, गर्मी में राहत कैसे ली जाए। बहुत सारे प्रयोग हर कोई करता ही रहता है। वैसे प्राकृतिक रूप से अगर हम रहें
तो जाहिर है कि हमें इस गर्मी में राहत मिलेगी, हम अपने खान पान पर ख्याल रखें। बिल्कुल। तो इन सब चीज़ों से राहत मिलेगी। बाकी गीत संगीत और बातों के लिए तो हम हैं ही, सखी सहेली सुनते रहिए, है ना। बिल्कुल। और इसी श्रृंखला में, इसी तारतम्य में सबसे पहले हम बात करते हैं लक्ष्मी कुमारी चूड़ावत की। जी। तो रेणु जी, हर कहानीकार, चाहे वो महिला कहानीकार हो या पुरुष, वो जहाँ की उनकी पैदाइश होती है, जहाँ वो बड़े होते हैं, तो उनकी इच्छा रहती है कि उसकी वो जो वहाँ की जो संस्कृति है, धरोहर वहाँ की, उनकी कहानियों में वो उतरे और समस्त पाठकगण तक वो संस्कार और संस्कृति पहुंचे। और यही प्रयास रहा राजस्थान की लेखिका लक्ष्मी कुमारी चूड़ावत का। बहुमुखी प्रतिभा की धनी आप थी। आपका जन्म तत्कालीन उदयपुर राज्य मेवाड़ के देवगढ़ में 24 जून 1916 को हुआ था। आप सोचो कितनी पुरानी बात है। और आपके पिता का नाम रावत विजय सिंह और माता का नाम रानी नंद कुंवर था। लक्ष्मी कुमारी ने अलग अलग भाषा का अध्ययन किया, जैसे अंग्रेजी की शिक्षा देवी चरण सिंह जी से ली, वहीं संस्कृत की शिक्षा पंडित पन्नालाल जी से ली, उर्दू की शिक्षा भी आपने ली और उर्दू की शिक्षा मुंशी जफर अली से प्राप्त की। अब देखो ना दीपा, लोग सोच रहे होंगे 1916 बहुत पुरानी बात नहीं है, लेकिन इनकी बातों की अगर हम बात करेंगे, इनके गुणों की बात करेंगे तो वाकई लगेगा कि इस समय कैसे ये सब कर डाला उन्होंने। बिल्कुल। और 3 भाषाओं का ज्ञान, ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल जी। और बीकानेर के रावतसर के रहने वाले रावत तेज सिंह के साथ 1934 में आपका विवाह हुआ था। आप एक राजनीतिक पार्टी की सदस्य भी थी और देवगढ़ विधानसभा का 1962 से 1971 तक प्रतिनिधित्व भी किया। 1972 से 1978 तक राज्यसभा की वे सदस्य भी रहीं और राजस्थान प्रदेश के राजनीतिक पार्टी के अध्यक्ष भी रहीं। आपने राजस्थानी भाषा की लेखनी को मान्यता दिलाने के लिए बहुत प्रयास किए और इसी के लिए तो राजस्थानी साहित्य प्रशंसक इनको कहते हैं और बड़ी सुंदर पंक्तियां इसके बारे में लिखी हैं इन्होंने ना। जी, कि कवियों की कविताओं में रानी सा, चूड़ावत लेखक चतुर, रावतसर रानी ह, गुड़ी कुमारी देवगढ़, जगलक्ष्मी जानी ह। यानी कि पूरा इन्होंने उनके बारे में एक तरह से कहना बड़े संक्षिप्त में लिख डाला कि कहाँ की थी, क्या खूबी थी उनकी और कैसे उन्हें जाना जाता है। तो आपके अनोखे व्यक्तित्व की ये विशेषताएं हैं कि आप पहली राजघराने की ऐसी महिला बनी जो पर्दे से बाहर आई और उन्होंने बहुत कुछ किया समाज के लिए, अपने लिए और साहित्य के लिए भी। सबसे पहले भाई जैसे कि हमने बताया तुमने कि रही वो 1962 से 71 तक विधानसभा का प्रतिनिधित्व किया, विधानसभा में देवगढ़ का। तो सबसे पहले तो चुनाव लड़ा, बहुत मुश्किल चीज थी। फिर राजस्थान प्रदेश में निशस्त्रीकरण सम्मेलन जब फिर इस तरह से राजनीतिक पार्टी की भी अध्यक्ष बनी। राष्ट्रसंघ के निशस्त्रीकरण सम्मेलन जो कि न्यूयॉर्क में हुआ 1978 में, उसमें इन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया अपने देश का। हिरोशिमा में हुए विश्व शांति सम्मेलन में विश्व भर से आए प्रतिनिधियों ने जो श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए गए हुए थे, उसमें इनको चुना गया और ये यहाँ से गई। जी। और इनकी खास बात थी, वो कहीं भी व्याख्यान करने जाती थी ना रेणु जी, तो अपने राजस्थानी वेशभूषा को पहनती थी। क्या बात है। जैसे कि शिकागो यूनिवर्सिटी में जब उन्होंने व्याख्यान किया तो पूरे अपने राजस्थानी वेशभूषा और सारे आभूषण भी उन्होंने वो ही पहने थे। यानी जब वो व्याख्यान दे रही थी तो उनका वेश पूरा वस्त्र विन्यास वैसा ही था। जी। और एफ्रो एशियन राइटर्स कॉन्फ्रेंस जो ताशकंद में हुआ था भारत का, तो वहां भी उन्होंने प्रतिनिधित्व किया और हमारे राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने भी इनकी लेखनी की बहुत सराहना की थी। आपकी लिखी कहानी पर एक टेलीफिल्म बनी है, पथराई आंखों के सपने। दूरदर्शन और आकाशवाणी की सलाहकार समिति के आप सदस्य भी रहीं। राजस्थानी भाषा, साहित्य और संस्कृति अकादमी बीकानेर का सर्वोच्च सम्मान भी आपको मिला, जो है महाकवि पृथ्वीराज राठौर पुरस्कार। और ये पहली हैं जिनको ये पुरस्कार मिला, मतलब अपने प्रदेश से साहित्यकार ऐसी हैं। और आपको इसके बाद जाहिर है कि इतनी आपकी उपलब्धियां, आपको पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। जी। साहित्य की ये इतनी उनको रुचि थी तो उन्होंने हर विधा में, रेणु जी, हर विधा को लिखा और अपनाया और प्रेम पूर्वक अपनाया उन्होंने। जैसे अंतर्ध्वनि लिखा जो कि गद्य गीत है, राजस्थान का हृदय राजस्थानी ये काव्य है जो कि इन्होंने हिंदी अनुवाद किया। हुंकारो दोसा ये बाल कथाएं हैं और जुगल विलास ये कविताएं हैं। कविंद्र कल्प लतिका राजस्थानी काव्य है और मूमल कहानियां हैं। और इसी तरीके से हिंदू कुश के उस पार ये इनका एक यात्रा विवरण है। फिर गिर ऊंचा ऊंचा गढ़ा, ये है राजस्थानी कहानियां, ये संग्रह है एक तरीके से। जी। और बीरबाण बहादुर दाड़ी रो बाड़ियों ये राजस्थानी कविता है। रवि ठाकुर री बाता ये कहानियां हैं।
राजस्थानी प्रसिद्ध दोहे सोरठे जो वहाँ पे बहुत चलते हैं, जी। तो उसके उनका उन्होंने हिंदी अनुवाद किया। फिर राजस्थानी लोक गाथाएं उन्होंने लिखी और डूंग जी जवार जी कहानी ये लिखी जो कि बहुत प्रसिद्ध है। टावरा दी बाता और लेनिन री जीवनी, ये राजस्थानी अनुवाद किया उन्होंने लेनिन की जीवनी का। टाबरानी बातें यानी कि हमारे एक साथी ने लिखकर भेजा है बच्चों की बातें जी। तो हमारे साथी ने भी बहुत सारी चीजें लिखकर भेजी हैं इनके बारे में। पद्मश्री पुरस्कार से के साथ साथ आपको राजस्थान रत्न और हेसिटरी गोल्ड अवार्ड भी दिया गया। महाराणा कुंभा पुरस्कार आपको मिला। सोवियत लैंड नेहरू अवार्ड से भी आपको सम्मानित किया जा चुका जी। और 24 मई 2014 को राजस्थानी लेखिका लक्ष्मी कुमारी चूड़ावत सदा के लिए संसार से विदा ली आई। गोरी पलका में नींद कैया आवेली, गोरी पलका में नींद कैया आवेली, आवेली गोरी पलका में नींद कैया आवेली। तुम्हारी पलका पालनी ये झुलावली झुलावली, पलका पालनी ये झुलावली। हो मारे नैना तो दूर दूर कैया जाला जी, ढोला कैया जाला जी। मारे नैना तो दूर दूर कैया जाला जी, ढोला कैया जाला जी। थाने चंदन हार बना लूं, थाने चंदन हार बना लूं, मारे हृदय को लगा लूं, चुनरी में लुकाए थाने राखूंगी। हो चुनरी में लुकाए थाने राखूंगी। गोरी चुंदड़ी लहर लहरावेली, गोरी चुंदड़ी लहर लहरावेली, लहरावेली चुंदड़ी लहर लहरावेली। भोला प्राणा में प्रीत जगावली जगावली, प्राणा में प्रीत जगावली। हो मारे हिवड़े तो दूर दूर कैया जाला जी, ढोला कैया जाला जी। मारे हिवड़े तो दूर दूर कैया जाला जी, ढोला कैया जाला जी। थाने मोतीड़ो बना लूं, थाने मोतीड़ो बना लूं, मारे होता तो लगा लूं, राजनथनी में बांध कर राखूंगी। हो राजनथनी में बांध कर राखूंगी। थाने का जलियो बना लूं, मारे नैना में रमा लूं, राज पलका में बंद कर राखूंगी। हो राज पलका में बंद कर राखूंगी। कोई लोक संगीत से आधारित इस तरह के गीत जब हम सुनते हैं तो उसका आनंद ही कुछ और होता है ना। बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है। और पलकों में किसी चीज को बंद रखा जाए, चाहे दिल में छुपा के रखा जाए, लेकिन देखो काम जब पड़ता है तो सबको बाहर निकलना ही पड़ता है। और त्वचा की देखभाल तो हम कर लेंगे, लेकिन जब कहीं हॉस्टल में रह रहे हो या पीजी में रह रहे हो, हॉस्टल और पीजी में थोड़ा सा फर्क है, उसमें किन किन चीजों का ख्याल रखें, कैसे हम जब कहीं जाएं मतलब यानी चयन करें तब किन किन चीजों का ख्याल रखें,
ये बहुत ज़रूरी है ना? बहुत ज़रूरी है। और जब बड़े जाते हैं, जैसे युवा है जी। कि 12वीं पास की या ग्रेजुएशन किया, उसके बाद अगर आगे की पढ़ाई के लिए जाते हैं तो वहाँ तक तो ठीक है रेनू जी, कि हमें लगता है ठीक है हो जाएगी, लेकिन फिर भी कुछ कुछ ऐसी बातें हैं जिसका कि युवाओं को ध्यान रखना चाहिए। जैसे कितना भी बड़ा हो बच्चा, वो बच्चा माता पिता के लिए बच्चा रहता है, तो उसके मन में एक थोड़ा डर भय सब बना रहता है कि मैं जा रहा हूँ या जा रही हूँ तो कैसे करना है। वो अपने मम्मी पापा से बार बार पूछते रहते हैं कि, लेकिन देखो ऐसा ना दीपा, ये मत कहो कि बच्चे बच्चे होते हैं, धोखा तो बड़े लोग भी खा जाते हैं ना। जब हम किराए पर घर लेते हैं तब किन किन चीजों का ख्याल रखना पड़ता है, हम खरीदते हैं तो भी बहुत सारी चीजों का ख्याल रखना पड़ता है। तो भाई जाहिर है कि इस मामले में भी हमें बहुत सतर्क रहना चाहिए। जैसे कि नए रूम शेयर करने वाले रूममेट्स कैसे हैं, जगह कैसी है, जिनके बारे में हम ज्यादा नहीं जानते, ऐसे में हमें किन किन चीजों का ख्याल रखना है, वो तो होता ही है ना। जैसे कि अब जाहिर है कि जो भी बच्चा भी जा रहा है या पढ़ने जा रहा है, नौकरी के लिए जा रहा है, देखो दोनों ही जगह पर ऐसा होता है कि क्योंकि आजकल बहुत सारे ऐसे हॉस्टल भी बन रहे हैं जहाँ कई लोग एक साथ रहते हैं। जी हाँ। वैसा स्कूल जैसा हॉस्टल नहीं होता है, लेकिन वो ऐसा भी रहता है जिसमें कि आप अपने अपने कमरे में खाना बनाते हैं, कहीं सामूहिक खाना मिलता है आपको, हर तरीके की व्यवस्था है बड़े शहरों में, छोटे शहरों में। तो लेकिन जो एहतियात हमें बरतना है, जो सावधानी हमें रखनी है, वो हमें लगता है लगभग सब जगह एक सी ही है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। जैसे कि शहर, जिस भी शहर में बच्चा जा रहा है आपका, वो बहुत ज्यादा दूर ना हो, ताकि बहुत अचानक से कोई आकस्मिक काम आ जाए तो आप उन तक पहुंच सके या वो आप तक आ सके। तो ये एक लगता है कि पहली बात का ध्यान रखना चाहिए कि जरूरत पड़े अगर आपको, हाँ, कोई इंस्टीट्यूट या कोई कॉलेज या कोई ऐसी जगह बहुत ही अच्छी है तो आप भेजें, लेकिन फिर यानी कि वो तो निर्भर करता है, आपको जरूरत पड़ेगी तो आप विदेश भी जाएंगे। जी बिल्कुल। लेकिन हाँ, जहाँ भी रहने की बात है, जो आपका सहवासी है, जो साथ में रहना है, रूममेट जिसको हम कहते हैं, उससे मुलाकात कर लें पहले से। उनके माता पिता से भी अगर संभव हो तो मुलाकात कर लें और उनका नंबर ठीक से रख लें, परिचय आपस में अच्छी तरह से कर लें। माता पिता को उनका नंबर दे दें बच्चे, या यूं कहें कि माता पिता उस साथ वाले बच्चे का भी नंबर रख लें, है ना। और यहाँ तक कि नौकरी भी अगर आपका बेटा या बेटी कर रहा है और किसी के साथ रह रहा है, जिसको हम कहते हैं बालिग हो चुके हैं, तो भी जो कक्षा में या कक्ष में जो साथ में रह रहे हैं, उनका नंबर का आदान प्रदान अवश्य कर लेना चाहिए, है ना। और उस शहर में जहाँ पे आपके बच्चे जा रहे हैं, अगर वहाँ कोई रिश्तेदार है या कोई आपके दूर की भी जान पहचान वाले, तो उनका नंबर भी आप अपने बच्चे को दे सकते हैं, आपके बच्चे का नंबर भी उनको दे दें। ऐसे में थोड़ी सी जान पहचान बन जाती है और बच्चे को भी मन में कहीं रहता है कि हाँ, कोई है, कोई एक परिवार है कि जरूरत लोकल गार्जियन तो देखो पुरानी परंपरा होना ही चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और अब बहुत युवा बच्चा है तो वहां तक तो ठीक है, लेकिन अगर किशोरावस्था का है, 13 से कुछ 17 के बीच का बच्चा है, तो उसके पास एक लिस्ट आप जरूर दे दें, आप जो सामान दे रहे हैं उन्हें, तो वो लिस्ट उनके पास होनी चाहिए, ताकि कोई सामान अगर कभी जरूरी सामान हो, उसमें दवाइयाँ भी हो सकती हैं, उसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स भी हो सकते हैं, क्या क्या चीजें आपने दी है, वो लिस्ट अगर आपके पास भी रहे, उसके पास भी रहे, तो आगे कभी खो जाए कोई चीज तो लिस्ट से हम चेक कर सकते हैं कि उसने क्या खोया है और क्या चीज की उसको जरूरत है। उसके अलावा जैसे हम डॉक्यूमेंट्स की बात कर रहे थे कि जो भी जरूरी कागजात है, मार्कशीट्स अगर कभी जब दाखिले के वक्त जरूरत पड़ती है तो वो उसको साथ में तो आपको रखनी पड़ेगी, डॉक्यूमेंट्स भी आपको रखने पड़ेंगे। देखो ये तो होगी मार्कशीट की बात, लेकिन अगर आप नौकरी में हैं या व्यवसाय के लिए रह रहे हैं तो अब तो बहुत सारे आपके वैसे भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे जिसको कहते हैं पैन कार्ड है, आधार है, ये सारी चीजें हैं। और बाकी भी आपको हर वक्त अपने जो मार्कशीट वगैरह है या जो भी सर्टिफिकेट्स हैं, उन सबको आपको साथ में रखना ही पड़ता है, बिल्कुल, है ना। चाहे मतदान वाला आपका अधिक पहचान पत्र है, बहुत सारे पहचान पत्र हैं, आपके बैंक के ATM कार्ड्स हैं, वो सारी चीजें जो है, पासबुक है, इन सब भी आजकल रहती है, युवाओं हो चाहे किशोर हो, इन सब के पास ये चीजें रहती है। तो इन सबको बहुत व्यवस्थित रखना बहुत आवश्यक है, और ये जिम्मेदारी हम अभिभावक की है कि किस तरह से उनको एक उसका व्यवस्था भी समझाएं कि इसकी कैसे व्यवस्था करनी है जी। और साथ में उसकी प्रतिलिपि पेरेंट्स खुद रखें अपने पास, तो अच्छा है कि कभी खो जाए तो उसका बाद में उसका ओरिजिनल निकाला जा सकता है। और बच्चों का कैसा रहता है ना, शुरुआती दिनों में कई अलग अलग स्वभाव होते हैं रेणु जी, कोई घुल मिल जाता है बहुत जल्दी, लेकिन किसी को थोड़ा सा इतना आसान नहीं रहता है कि वो जान पहचान या दोस्ती कर ले, लेकिन उन्हें बोले धीमे धीमे से वो खुलें, बातचीत करें, ताकि कभी अगर तबीयत भी खराब हो जाए तो वो एक दूसरे की सहायता कर सकते हैं, एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं। आपका कोई पारिवारिक डॉक्टर है तो उसका फोन नंबर भी आपके बच्चे के पास, या युवा या बड़ा जो भी हो उसके पास जरूर होना चाहिए, ताकि कभी रात में भी अगर फोन लगाना पड़े तो वो आपके उस डॉक्टर को फोन लगा सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, ये बहुत आवश्यक चीज है। आपातकाल की हमें हमेशा तैयारी रखनी चाहिए। वैसे तो कहते हैं ना कि हमेशा
आप अच्छे के बारे में सोचें, लेकिन हाँ, जो इस तरीके की स्थितियां आती हैं उनके लिए तैयार भी रहना बहुत ज़रूरी है। जी। और इसके संग संग ये भी बहुत ज़रूरी है कि जो साथ में रहना है उसके कैसा है कमरा रखना चाहते हैं, दोनों का मन मिजाज मिलता है कि नहीं मिलता जी, है, बिल्कुल। या आपका बच्चा अपना या खुद आप अगर रह रहे हैं तो आप अपने बारे में सोचें कि आप में भावनात्मक रूप से आपकी क्या क्या कमजोरियां हैं, क्या क्या आपकी शक्तियां हैं। तो उन सबको बहुत अच्छे से उसका इस्तेमाल करना चाहिए। कभी कभी जो आपकी भावनात्मक कमजोरियां जिनको कहा जाता है, कहीं उसका कोई फायदा तो नहीं उठा सकता ले रहा है। बिल्कुल। तो इसके लिए आप सतर्क रहें, समझ के रहें कि क्या आप ऐसे घर में तो चल जाता है भाई बहनों में कि अच्छा कोई बहुत इमोशनल है तो उसको चला लिया जाता है अपने हिसाब से, लेकिन अगर आप घर के बाहर हैं तो कहीं ऐसा तो नहीं कि वो आपके लिए कहीं नकारात्मक आपका वो हो जाए, वो स्वभाव आपका। तो उसको कैसे आपको इस्तेमाल करना है, कैसे उससे बचना है, इन सब की भी तैयारी बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी। और बहुत ही छोटा बच्चा है कि आपने छोटे बच्चे को भेजा है, अभी ये समझ लीजिए 10 के उम्र के आसपास का, तो ऐसे छोटे बच्चे ना घबरा भी जाते हैं, लेकिन कहीं कहीं देखा है कि खुश भी हो जाते हैं। तो उन्हें घर में ही सबसे पहले समझाएं कि क्यों उन्हें हॉस्टल में, अब ये बोर्डिंग स्कूल हो गया, तो बोर्डिंग स्कूल में क्यों भेजा जा रहा है, आपका लक्ष्य उसके पीछे क्या है। हो सकता है कि आप छोटे शहर में रहते हैं और आगे पढ़ाई अच्छी हो, उसे ज्यादा मतलब हर नई तरह की शिक्षा का, और जो भी खेल में अगर बच्चा मान लीजिए बहुत आगे है तो उसको वो सारी सुविधाएं मिले, तो हम माता पिता चाहते हैं कि हम किसी अच्छे स्कूल में डालें। तो पहले घर में बैठ के उसके से बात करें, और जब भी फैसला लें तो बच्चे को जरूर साथ में रखें, उसकी सहमति जानना बहुत जरूरी है। ये बात बिल्कुल तुमने बहुत अच्छी कही, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हम बहुत महत्वाकांक्षी हो जाते हैं और बच्चा भी कहीं कहीं रहता है, लेकिन आगे आने वाली जो समस्याएं हैं, समस्या तो नहीं कह सकते, जो स्थिति आएगी अकेले रहने पे, क्या वो उसका सामना कर सकेगा? अगर कर सकता है तो ही आप महत्वाकांक्षी बने या उस तरफ कदम बढ़ाएं। या अगर आपने बढ़ा भी लिया और कहीं आपको लगता है कि नहीं ये उचित नहीं है, बच्चा इससे बहुत कहीं कुंठित हो रहा है, कहीं अवसाद में जा रहा है, परेशान हो रहा है, उसने सोचा तो था कि ठीक है हम हॉस्टल में रह लेंगे या पीजी में रह लेंगे, हो सकता है कि वहां पर वो सामंजस्य स्थापित नहीं कर पा रहा है और वो चाह रहा है कि नहीं उसे किसी भी तरह से घर बुला लिया जाए, तब आप बिल्कुल इसमें मामले में थोड़ा सा मुलायम पड़ जाएं, नरम हो जाएं। और क्योंकि जिंदगी और स्वभाव और इन सब चीजों से बढ़कर कुछ भी नहीं है। आप ये सोचे कि इतना बड़ा मौका क्यों छोड़ रहे हैं, लेकिन अगर उसका मन ही दुखी हो जाएगा या कोई ऐसी ग्रंथि बन जाएगी जिससे कि वो आजीवन उस बात से परेशान रहेगा, और या बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं कि बच्चे बताते नहीं हैं कि हम क्यों छोड़ना चाह रहे हैं, तो कभी कभी उसके इस बहुत कठिन जो भी निर्णय उसने लिया है उसका सम्मान भी करना चाहिए। कहीं ना कहीं बैठ के इस पर विचार करना भी बहुत जरूरी है, यानी कुंठित मन से उसे ना भेजें, इस तरह बिल्कुल जैसे तुमने कहा ना कि उसकी सहमति के बगैर ना भेजें। लेकिन चलो सहमति के बाद भेज दिया, फिर क्या होता है अक्सर बच्चे वहां की जो परेशानी है, अब बिना जाए तो नहीं मालूम चलेगा ना, अब वो चला गया, अब उसको नहीं झेल पा रहा, नहीं उसका सामना कर पा रहा, फिर हम लोग बार बार उससे कहते तुम्ही ने तो कहा था, तुमसे पूछ कर ही तो भेजा था, अब क्या हो गया। ये हम सब की आदत होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब हम तक सामना नहीं करते उसको कैसे पता चलेगा कि ये दिक्कत आएगी। बिल्कुल। और जब भेज रहे हैं, हाँ हो गई और अब आप भेज रहे हैं, तो वहां पे जो कुछ ऐसे विद्यार्थी पहले ही रहते हैं तो उनके माता पिता से मुलाकात कर लें और अपने बच्चे को भी उनसे मिलवा दें, ताकि वहां के क्या अनुभव है उन बच्चों के तो वो जान ले, समझ ले, उसके बाद ही वो बच्चा खुश होकर के जाए तो बहुत अच्छा। बिल्कुल सही बात है, लेकिन इस पर और हम चर्चा करेंगे, तब तक ये गीत सुनते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। जी।
देखो दीपा, ऐसा है ना कि हम लोग जैसे बात कर रहे थे कि क्या क्या चीजें और हमें तलाश करनी चाहिए, तो देखना चाहिए कि कैमरे वगैरह आजकल बहुत आवश्यक है जी। नियम के हिसाब से। उस नॉर्म्स में वहां लगा है कि नहीं लगा है ये देखना चाहिए। अगर नहीं लगा है तो आप प्रशासन से बात करें कि लगवाएं, चाहे वो लड़के हों या लड़की। आजकल सुरक्षा सभी की बहुत जरूरी है ना। बिल्कुल। और इसके संग संग एक बात तो ये है कि देख लें कि कैमरे लगे हैं कि नहीं, तो लगवाएं। दूसरा, आप कमरे की बहुत अच्छी तरह से, बाथरूम आदि जितनी भी वहां पर अलमारी है उन सब की बहुत अच्छे से निगरानी करें। बच्चे से भी करवाएं कि कहीं हिडन कैमरे लगे तो नहीं है, क्योंकि बाद में फिर ये बात आगे चली जाती है और ब्लैकमेल किया जाता है। बहुत सारी चीजें सबको, हमारे साथियों को पता है, तो इसलिए इस बारे में भी थोड़ा सा सतर्क रहें और देख लें। बिल्कुल। और जो वहाँ के लोकल गार्जियन तो होते हैं, एक स्कूल के भी गार्जियन होते हैं, उसके अलावा एक वार्डन भी होते हैं। तो वार्डन है तो उनका स्वभाव कैसा है, बच्चे का स्वभाव कैसा है, दोनों का आपके सामने स्कूल वाले ये सुविधा देते हैं कि आप बार बार 2-3 बार मिलवा दीजिए, ताकि वार्डन बच्चे का स्वभाव समझ ले, बच्चा वार्डन को समझ ले, और एक अपनत्व का भाव आ जाए, उनको समझ में आ जाए कि हमें एक दूसरे के साथ रहना है ना? जी जी। और बहुत सारी चीजें जो अनुशासन के लिए होती हैं कि फोन नहीं करना है या एकदम नियत समय पर करना है, तो ये सब बच्चों को तो दिक्कत लगती है, क्योंकि आजाद रहकर घर में आए हैं, जब जो मर्जी आए किया, जब मर्जी आए खाया, पसंद का खाना खाया, और यहाँ बंधन है। हाँ, थोड़ा सा तो ऐसा ना हो कि बच्चे तो परेशान है ही और हम भी बड़े परेशान है। अब लो, बच्चों को हमारे ये नहीं मिल रहा है, बच्चों को वो नहीं मिल रहा है, अब बात नहीं कर पाते, तो आप उसमें इजाफा ना करें, बल्कि उनको बताएं कि नहीं, तुम्हारे भविष्य के लिए ये बहुत आवश्यक है अनुशासन में रहना, चीजों को जो चीज जैसे मिल जाए उसको वैसे ही स्वीकार कर लेना। तो ये सब अच्छी आदतों के हिसाब से उनको समझाएं। बिल्कुल ना? और फोन बच्चे का, अगर आपका बच्चा बहुत ही घुल मिल जाता है तो हो सके तो आप ना करें फोन, लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि वो बहुत ज्यादा बातें नहीं करता है तो आप थोड़ा शुरुआत में जल्दी जल्दी फोन लगा के उससे पूछते रहिए। और वहां पर आप ऐसे खुद रोए ना या रुआसे, बिल्कुल आपकी आवाज ना हो, कितना भी छोटा बच्चा हो, अगर आपकी आवाज में थोड़ी सी भी अंतर आया तो बच्चा समझ जाता है कि मम्मी पापा उदास हैं। हाँ, ये बात तो है। तो इन सारी चीजों का ख्याल रखना चाहिए, लेकिन हमें भी ख्याल रखना है कि एक समय हो चला है अंतराल का। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर हैं रेनू जी, और बात कर रहे थे कि किन बातों का ध्यान रखना है जब बच्चों को बोर्डिंग स्कूल में हम भेज रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन हम बता दें कि हम चित्रलेखा भी सुनवाने वाले हैं, लेकिन एक दो बिंदु और रह गए हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। तो जो जरूरी है वो बात तो बिल्कुल करनी चाहिए। बच्चे जो हैं, अक्सर ऐसा होता है कि कुछ ऐसी संगत पड़ जाती है, कुछ ऐसी आदतें उनके सहपाठी की होती हैं जिससे कि उनके व्यवहार में परिवर्तन आने लगता है। तो इस बात पर आपको बहुत निगरानी रखनी होगी। हर चीज फोन करने से या जाने से नहीं होगी, ये आपको निगाह रखनी पड़ेगी। उसके व्यवहार में कोई परिवर्तन तो नहीं आ रहा है, किसी और नशे की या किसी और चीज की आदत तो नहीं पड़ रही है, या केवल नशे की नहीं, कुछ और आलस से तो नहीं उसके में चढ़ रहा है, या ऐसा तो नहीं आ रहा है कि बहुत अहंकारी हो रहा है, साथ वाले बच्चा बहुत पैसे वाला है या कुछ ऐसा है तो उसके में कुछ हीन भावना तो नहीं आ रही है। तो कुछ इन सारी चीजों पर भी आपको अपनी नजर रखनी होगी, रखनी चाहिए। और वार्डन से भी आप पूछते रहिए बार बार, सिर्फ हमेशा बच्चे से ही बात ना करें, उससे भी पूछते रहिए कि वो समय पे उठ रहा है या पढ़ाई वगैरह, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, बिल्कुल छूट मिल जाती है तो बच्चों को लगता है चलो खेलने का वक्त है, खेल लें, और इतना खेलें कि वो कमरे में देर से आ रहे हैं। तो इन सब बातों का भी बिल्कुल ध्यान रखें। और हम तो यही चाहेंगे कि भाई जो बच्चे जा रहे हैं या जाने वाले हैं तो उनका भविष्य उज्जवल हो, और जिस लक्ष्य से के लिए माता पिता अपने बच्चों को भेजते हैं वो लक्ष्य पूरा हो। ये बात बिल्कुल सही है, बहुत ज़रूरी है, लेकिन छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बच्चे हैं, धरोहर है हमारी, लेकिन धरोहर की जब बात आती है तो हमारे साहित्य की धरोहर की बात है, तो हम चित्रलेखा सुनते हैं। तो चलिए सुनते हैं धारावाहिक चित्रलेखा का भाग 4।
चित्रलेखा। हिंदी के ख्यातिनाम कथाकार भगवती चरण वर्मा का बहुआयामी उपन्यास चित्रलेखा। मानव मन की ग्रंथियों को पहचानकर पाप और पुण्य को परिभाषित करने वाली कथा चित्रलेखा। अब तक हमारा परिचय सामंत बीजगुप्त और उसकी प्रेयसी चित्रलेखा से हो चुका है। हमने ये भी पढ़ा है कि पाप को पहचान पाने की लालसा लिए श्वेतांक उनके भवन में आया। कुमारगिरी की कुटी में संयम और नियम के विचारों को भी हमने सुना। अब उपन्यास के अगले पृष्ठों पर इसी कुटी में महाप्रभु रत्नांबर ने प्रवेश किया है अपने शिष्य विशाल देव के साथ। रत्नांबर ने विशाल देव के साथ कुमारगिरी की कुटी में प्रवेश किया। रत्नांबर को सम्मुख देखकर कुमारगिरी आसन से उठ खड़े हुए। दोनों एक दूसरे से गले मिले। इसके बाद रत्नांबर को आसन देकर कुमारगिरी ने पूछा, आचार्य ने किस लिए ये कष्ट उठाया? अखंड तेज से विभूषित योगी कुमारगिरी से अपने शिष्य को दीक्षित कराने के लिए ही मैं उपस्थित हुआ हूं। आचार्य इस तुच्छ सेवक को बहुत बड़ा स्थान दे रहे हैं और मैं उसके सर्वथा अयोग्य हूं। नहीं योगी कुमारगिरी, यह तुम्हारी उदारता है। तुम वास्तव में श्रेष्ठ हो। तुम संसार से बहुत ऊंचे उठ चुके हो और मैं अभी तक संसार में ही हूं, जहां केवल तर्क किसी समस्या को सुलझाने में पर्याप्त नहीं होता, वहां अनुभव की तथा कल्पना की आवश्यकता होती है। तुम में ज्ञान है और कल्पना है, मुझ में केवल अनुभव है। इसीलिए तुम्हारे पास आया हूं। तुम्हारे साथ रहकर मनुष्य जीवन की जटिल से जटिल समस्याओं को सफलतापूर्वक हल करने में समर्थ हो सकेगा। इसीलिए मैं विशाल देव को तुम्हारा शिष्य बनाना चाहता हूं। विशाल देव, जीवन की किस समस्या को सुलझाने के लिए तुम्हें मेरे पास आना पड़ रहा है? देव, मैं जानना चाहता हूं कि पाप क्या है। तुम जानना चाहते हो कि पाप क्या है, पर पाप क्या है यह अधिकतर अनुभव से ही जाना जा सकता है, और मेरे साथ रहकर तुम्हें पाप का अनुभव ना हो सकेगा। मेरा क्षेत्र है संयम और नियम, और संयम और नियम से पाप दूर रहता है। फिर भी आचार्य का अनुरोध है कि मैं तुम्हें अपना शिष्य बनाऊं। शिष्य बनाने के पहले तुम और आचार्य पर यह स्पष्ट कर देना उचित होगा कि मैं तुम्हें पुण्य का रूप दिखला दूंगा, किंतु पुण्य को जानकर तुम पाप का पता लगा सकोगे। योगी कुमारगिरी, जो तुमने कहा वो उचित ही कहा। किसी भी समझदार व्यक्ति को इसमें आपत्ति ना होगी। तो फिर आचार्य का अनुरोध स्वीकार है। अच्छा योगी कुमारगिरी, तो अब मैं तुम्हारी आज्ञा चाहता हूं। तुम्हें शायद आश्चर्य होगा, पर मैं स्वयं ही नहीं जानता हूं कि पाप क्या है। वर्षों के अध्ययन और अनुभव के बाद भी पूर्ण ज्ञान की था नहीं ले सका हूं। अपने शिष्यों को मैंने योग्य व्यक्तियों के हाथ सौंप दिया है, और अब मैं कुछ थोड़ी सी तपस्या भी करूंगा। देखूंगा कि जिस बात को मैं अध्ययन तथा अनुभव से नहीं जान सका, क्या मैं उसे आराधना और साधना से जान सकता हूं। इतना कहकर रत्नांबर वहां से चले गए।
रत्नांबर के चले जाने के बाद कुमारगिरी ने संकेत से विशाल देव को बिठलाया। वत्स, तुम मेरे शिष्य हुए। इस समय मैं तुमसे कुछ प्रश्नों का उत्तर चाहूंगा। जानते हो वासना क्या है? देव, वासना इच्छाओं का दूसरा नाम है। ठीक, पर यह भी जानते हो कि मनुष्य के जीवन में वासना का क्या स्थान है? वासना पाप है, जीवन को कलुषित बनाने का एकमात्र साधन है। वासनाओं से प्रेरित होकर मनुष्य ईश्वरीय नियमों का उल्लंघन करता है और उनमें डूबकर मनुष्य अपने को, अपने रचयिता ब्रह्म को भूल जाता है। इसीलिए वासना त्याज्य है। यदि मनुष्य अपनी इच्छाओं को छोड़ सके तो वो बहुत ऊपर उठ सकता है। ईश्वर के 3 गुण हैं, सत, चित्त और आनंद। तीनों ही गुण वासना से रहित विशुद्ध मन को मिल सकते हैं, पर वासना के होते हुए ममत्व प्रधान रहता है, और ममत्व के भ्रांतिकारक आवरण के रहते हुए इनमें से किसी भी एक को पाना असंभव है। विशाल देव, मेरा शिष्य होकर तुम्हें जो पहला काम करना पड़ेगा वो ये होगा कि तुम वासना को त्याग कर अपने मन को शुद्ध करो। इच्छाओं को दबाना उचित नहीं। इच्छाओं को तुम उत्पन्न ही ना होने दो। यदि एक बार इच्छा उत्पन्न हो गई तो फिर वो प्रबल रूप धारण कर लेगी। इसीलिए तुम्हारा कर्तव्य होगा इच्छाओं को सदा के लिए मार डालना। बोलो, इतना कर सकोगे? देव, इतना करने का प्रयत्न करूंगा। कर सकूंगा या नहीं ये मैं नहीं कह सकता। आपका बतलाया हुआ मार्ग सरल है, पर उसमें कुछ आपत्ति अवश्य है। वासनाओं का हनन क्या जीवन के सिद्धांतों के प्रतिकूल नहीं है? मनुष्य क्यों उत्पन्न होता है? कर्म करने के लिए। उस समय कर्म करने के साधनों को नष्ट कर देना क्या विधि के विधान के प्रतिकूल नहीं है? देव, जिस समय आप इस संबंध में मेरा भ्रम निवारण कर देंगे, उस समय मैं आपके निर्धारित मार्ग पर चलूंगा। तुमने उचित ही कहा है विशाल देव, क्योंकि तुम पर एक गुरु का प्रभाव है, और उस प्रभाव को दूर करके मुझे तुम पर अपना प्रभाव जमाना पड़ेगा। मैं तुम्हारा भ्रम निवारण कर दूंगा, पर आज नहीं। भ्रम में पड़े हुए गुरु के शिष्यों में भ्रमों का होना स्वाभाविक ही है। पर देखता हूं विशाल देव, आचार्य रत्नांबर के विचार किसी अंश तक नास्तिकता की ओर झुके हुए हैं। मैं आस्तिक हूं। इसके पहले कि तुम मुझसे कुछ सीख सको, तुम्हें 2 बातों को मानना पड़ेगा। प्रथम ये कि ब्रह्म है, और दूसरा ये कि कर्तव्य जीवन का प्रधान अंग है। देव, मैं इन दोनों बातों को मानता हूं। तो फिर मैं निश्चिंत हो गया। मैं तुम्हें दीक्षा दूंगा और तुम्हें मुक्ति का मार्ग दिखलाकर पाप से परिचित करा दूंगा। विशाल देव ने दीक्षा पाई कुमारगिरी से, और श्वेतांग शिक्षा पा रहा है बीज गुप्त के सानिध्य में, जहां हमें एक बार फिर लिए चलते हैं भगवती बाबू उपन्यास के नए परिच्छेद में। श्वेतांग
ब्रह्मचारी था। उसका क्षेत्र था अनुभव रहित अध्ययन और उसका ध्येय था ज्ञान। उसकी अवस्था उस समय प्रायः 25 वर्ष की थी। उसने व्याकरण पढ़ा था और साहित्य पढ़ा था। काव्य में प्रेम के सजीव वर्णनों को उसने ध्यान से पढ़ा था। उसको समझने की चेष्टा भी की थी, पर समझ न सका था। स्त्री को वो न जानता था। यौवन की मादकता का उसे परिचय न था। बीजगुप्त के भवन में ब्रह्मचारी श्वेतांक और नर्तकी चित्रलेखा का साथ हुआ। बीजगुप्त ने जिस समय श्वेतांक से चित्रलेखा का परिचय कराया था, उसने केवल हंसी की थी, पर जब उसने परिस्थितियों पर विचार किया, उसे कौतूहल हुआ। ब्रह्मचारी और नर्तकी। बीजगुप्त इस संयोग पर हंस पड़ा, पर बीजगुप्त की हंसी श्वेतांक के जीवन में एक हलचल थी। श्वेतांक के जीवन की वास्तविक हलचल बीजगुप्त की हंसी नहीं थी। उसका युवा मन एक अन्य कारण से विचलित हो रहा था, और वो कारण क्या था, ये हम पढ़ेंगे उपन्यास चित्रलेखा के अगले पृष्ठों पर अगली कड़ी में। आज के पठन में महाप्रभु रत्नांबर बने थे महेश शर्मा, योगी कुमार गिरी थे सुधीर पांडे, विशाल देव को अपना स्वर दिया कुमार राम प्रवेश ने, और उपन्यास चित्रलेखा के सूत्रधार हरीश भीमाणी। सहायक राजेश मलिक। और रेडियो पठन की इस परिकल्पना को साकार कर रहे हैं लोकेंद्र शर्मा और विजय लक्ष्मी छाबड़ा। धारावाहिक जी का लिखा हुआ ये धारावाहिक चित्रलेखा बहुत कठिन विषय को लेकर समझाने का बड़ा अच्छा तरीका है जी। किसी भी चीज को हम उपन्यास के माध्यम से, कहानी के माध्यम से, कविता के माध्यम से बहुत अच्छी तरह समझते हैं। और ये पाप पुण्य और इस तरह से किशोरावस्था की हलचल, प्रेम की परिभाषा को समझना, इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। चित्रलेखा के माध्यम से हम बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं। चित्रलेखा का ये अंक हमारे साथियों ने सुना, और त्वचा में निखार की बात करेंगे दीपा, लेकिन एक गीत सुन लेते हैं पहले। मैं सवर गई।
सहारा, मेरी जिंदगी को रास आ गया। माँ के सहारा, माँ के सहारा, दूर था मैं अपने पास आ गया। दुनिया सारी लागे न्यारी, ऐसे लगे जैसे पहली बार मिले हैं। उम्र हुई तुमसे मिले फिर भी जाने क्यों, ऐसे लगे जैसे पहली बार मिले हैं। लेकिन अपने साथियों से जब हम मिलते हैं तो लगता है कि बस हम हर वक्त आपसे ही बातें करते रहते हैं कि नहीं। और ये चलती रहे बातचीत, है ना। हाँ बिल्कुल, मन तो यही करता है, लेकिन समय की पाबंदियां होती हैं और वैसे ही मौसम की भी कुछ पाबंदियां होती हैं कि जैसे कि अब सर्दियां हो तो आप कुछ भी कर सकते हैं, जितनी भी चाहे उतने व्यायाम कर लें, कुछ भी खा पी लें, मस्त रहे। हाँ, उस गर्मी में बहुत ख्याल रखना पड़ता है, बहुत ज्यादा ख्याल रखना पड़ता है। और इतनी गर्मी, इतनी उमस, कभी कभी तो त्वचा भी बहुत ज्यादा गर्म होने लग जाती है, कभी कभी हर वक्त झुर्रियां आ जाती हैं और झाइयां पड़ जाती हैं, टैन हो जाती है स्किन हमारी। तो बहुत सारी बातों का ध्यान, जैसे हर मौसम का एक कहते हैं ना कि उनके एक रूप जरूरत होती है। बिल्कुल, तो हर मौसम का अपना, सही बात तुमने कहा कि स्वरूप होता है और उसी हिसाब से त्वचा की अपनी आवश्यकता हो जाती है। तो इस समय जो है वो जाहिर है कि बहुत सूखापन है, गर्मी बहुत है, तो हम हर कुछ नहीं प्रयोग में ला सकते, तेल आदि ज्यादा नहीं लगा सकते, क्रीम नहीं लगा पाते, लेकिन फिर भी अब सूखापन खत्म भी करना है तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिन पर हमें ध्यान देना होगा। और वैसे तो आमतौर पे जो हम सब्जी आदि खाते हैं, खास तौर से ककड़ी है, खीरा है, इन सबको आप जब काटे तो आप अपनी त्वचा पर लगा लीजिए बड़े आसानी से। बिल्कुल। और इसी तरह से जैसे आप बोली तो मुझे ध्यान आया कि तरबूज जब काटते हैं तो उसका कितना भी कीजिए आप, पानी उसका गिर जाता है। बिल्कुल। तो वो पानी में थोड़ा सा आप मुल्तानी मिट्टी डाल लीजिए और उसको आप दोपहर में जब आप आराम करते हैं, जैसे प्रोग्राम अपना सखी सहेली सुनते हैं, आराम नहीं करते हैं, कार्यक्रम सुनते हैं, तो बस उस वक्त लगा लीजिए और 15 मिनट बाद जब कोई गीत बजे तो झट से जाके अपना चेहरा धोकर आ जाए। बिल्कुल, धोकर आ जाइए। और देखो, काम करने की जहां तक बात है, ये बात तो बहुत बड़ी है कि हमारे साथी जो हैं हर जगह इस कार्यक्रम को सुनते हैं और बहुत अच्छा लगता है। कई बार फेसबुक पर उन्होंने डाला भी है, कोई दीवार आदि चुन रहा है, छत डाल रहा है, साड़ी बुन रहा है, बुनकर है हमारे साथी, वो सब अपना काम करते रहते हैं और कार्यक्रम सुनते रहते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है। तो लगता है जैसे ये सारे काम हम भी कर रहे हैं। लेकिन जो बात है त्वचा की, जैसे तुमने कहा झट से लगा लीजिए और साफ कर लीजिए, ऐसे ही चीजों को हमें ध्यान रखना होगा। मुल्तानी मिट्टी का जैसे कहा, चंदन का आप प्रयोग कर सकते हैं बहुत अच्छी तरह से। घमौरियां होती हैं तो उसमें आप चंदन लगा लें, या अगर घमौरी ज्यादा हो गई है बच्चों को तो आप फिटकरी भी रगड़ सकते हैं, थोड़ा सा पानी में डुबो के उसको लगा दें और थोड़ी देर बाद धो दीजिए, तो उससे बड़ा आराम मिल जाएगा, है ना जी। और जिसकी भी रेणु जी त्वचा बहुत तेली है ना, तो बहुत ज्यादा वो कितनी भी बार मुंह धो ले, वो उनको पसीना इतना आने लग जाता है और बिल्कुल तेल तेल सा ऊपर आने लगता है। लेकिन त्वचा साफ भी रखना बहुत जरूरी। तो वो क्या कर ले, टमाटर ले ले छोटा एक, और उसका प्यूरी बना ले, जैसे पल्प जैसा बनाते हैं ना, गूदा गूदा, वो बना ले और थोड़े से शहद मिलाएं, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा शहद मिलाकर उसको आप चेहरे पे लगा लीजिए और 10 मिनट के बाद ठंडे पानी से धो लीजिए। तो आप देखिएगा 2-3 दिन आपको वाकई में आराम मिलता है। बिल्कुल, क्योंकि खट्टापन होता है टमाटर में, उससे आपकी त्वचा साफ हो जाएगी, जो तेल है वो कट के निकल जाएगा। तो जाहिर है कि आपको आमतौर पे तैली त्वचा जब होती है तो मुहासे होने का बहुत अंदेशा रहता है, तो इससे आप बच जाएंगे। और भाई जैसे दीपा जी ने कहा कि टमाटर छोटा ले लीजिए, अगर छोटा नहीं ले रहे हैं, आप सब्जी बना रहे हैं तो आधा वाला जो टमाटर होगा वो इस्तेमाल कर लीजिएगा। है कि नहीं? बिल्कुल। और पुदीने का बहुत इस्तेमाल हो रहा है इन दिनों, तो अगर थोड़ी से ज्यादा पुदीना है या नहीं है और अगर आपको शौक है तो आप ऐसा कीजिए कि पुदीने के पत्तों को पीस लीजिए। जब आप पेस्ट बना रहे हैं तो सिर्फ पुदीने का पत्ते का पेस्ट बना लीजिए, उसको थोड़ा सा अलग रख लीजिए। बिल्कुल। फिर उसमें थोड़ी सी चुटकी भर
थोड़ी सी बिल्कुल हल्दी डालिए और चेहरे पे लगा लीजिए इसको मिला के। 15 मिनट के बाद इससे भी आप ठंडे पानी से धो लीजिए। आप देखिए एकदम ठंडक लगती है चेहरे पे, जैसे पुदीने का पानी या जल जीरा जैसा पीने में ठंडक लगती है, पीते हैं आराम मिलता है। उसी तरह से ये भी है, ये भी देखो मुल्तानी मिट्टी और अगर हम चंदन को छोड़ दें तो बाकी हमने खाने पीने की चीज की बात की, तो हमारे साथी ने लिखकर भी भेजा है कि त्वचा के निखार के लिए बाहरी उपाय अनेक है, लेकिन असली निखार तो अंदर से आता है। जो हम खाते हैं वो निखार के रूप में सामने आता है, इसलिए खान पान का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अच्छी गहरी नींद भी जरूरी है। अभी गर्मी बहुत है तो पानी का ज्यादा सेवन करें और फलों का उपयोग ज्यादा करें। बिल्कुल बिल्कुल। और कभी कभी हमारी जैसे त्वचा टैन हो जाती है, बहुत कालापन आ जाता है, क्योंकि बहुत से साथी बाहर काम कर रहे होते हैं ना इस वक्त। बिल्कुल। और बाहर काम ना करे तो भी इतनी गर्मी है कि घर के अंदर भी उसमें थोड़ा सा रंग जो है गाढ़ा हो जाता है ना, जी, दब जाता तो है। उसके लिए भी एक उपाय है, वो पपीता का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पपीते के गूदे को निकाल कर उसके चेहरे पे लगा लें, या तो ऐसे ही, या फिर इसमें भी आप शहद मिला सकते हैं थोड़ा सा, और 15-20 मिनट तक इसको लगा लें। उसको फिर ऐसे ही छोड़ दें, बाद में साफ पानी से आप अपना चेहरा धो लीजिए। तो टैनिंग से जो त्वचा झुलस गई है उसमें बहुत आराम मिलेगा। तो जैसे हम लोगों ने पहले बताया कि मिट्टी के मुल्तानी मिट्टी का प्रयोग करें, तो मुल्तानी मिट्टी के लिए ये बहुत आवश्यक है कि आपको ध्यान देना होगा कि आवश्यकता अनुसार उसमें या तो आप चंदन भी लगा लें, चंदन का पाउडर मिला लें, और उससे बहुत आराम मिलेगा। लेकिन कुछ लोगों की त्वचा बहुत रूखी होती है तो उसमें आपको शहद मिलाना पड़ेगा। आप ऐसे ही मुल्तानी मिट्टी का प्रयोग न करें तो बेहतर है ना। और बहुत ज्यादा सन टैन हो रहा है, कभी कभी बच्चे स्विमिंग भी सीखते हैं इन दिनों में, बिल्कुल, तो बहुत ज्यादा उनकी स्किन टैन हो जाती है और चेहरे का भी बहुत रंग काला काला सा हो जाता है, हाथ पैर भी काले हो जाते हैं। तो आप ये लेप तो लगा रहे हैं जैसे हमने पपीते वाला बताया, साथ में आप क्या कीजिए कि आइस क्यूब, घर में इन दिनों तो बर्फ जमा हुई है, पतले से कपड़े में या छोटे रुमाल में आप उसको लेके उसको भी आप रगड़ सकते हैं चेहरे पे बिल्कुल हल्के हाथों से, तो उससे भी गर्माहट जो है इस चेहरे की और त्वचा की वो दूर होने लग जाती है। दूर होती है, ये तो गर्माहट दूर होने की बात है, लेकिन जो रंग का जो है वो सांवलापन जो खत्म करना है उसके लिए आप एक डिबिया में या किसी शीशी में बेसन रख लें बाथरूम में, और बस हाथ में जैसे ही आप नहाने जाते हैं उसके पहले ही हाथ या चेहरे पर आप उसको बस पानी में थोड़ा सा लें, 2 बूंद हथेली में पहले बेसन ले लें, एक चुटकी, उसमें 2 बूंद पानी लगा लें, चेहरे पर लगा लीजिए। थोड़ी देर बाद जब तक उतार रहे हैं, बदल रहे हैं, रख रहे हैं सामान, उस समय तक आप उसको धो लीजिए। तो रोज इस तरह से अगर आप बेसन से धो लेंगे अपनी त्वचा को तो भी बहुत जल्दी ये जो टैनिंग है वो खत्म हो जाती। अच्छा, अब हमारी कुछ सखियां ऐसी जिन्हें थोड़ा शौक रहता है कि हम थोड़ा ज्यादा करें और हम कुछ अच्छे से अपने भले गर्मी है, बहुत झुलस रही त्वचा, लेकिन अपना ध्यान रखें, तो दूध और चिरौंजी का इस्तेमाल कर सकते हैं रेणु जी। तो दाग धब्बे अगर चेहरे पे हैं तो इसके लिए बहुत अच्छा उपाय है। तो इसके लिए क्या करें, कच्चे दूध में आप 4-5 घंटे के लिए चिरौंजी भिगो के रख दीजिए, और उसका बाद में पेस्ट बना लें। इसको आप चेहरे पे लगाएं और फिर धीरे से इसको हल्के से ना, ये गिरता जाएगा थोड़ा, इसको हल्के हाथों से थपथपाना पड़ेगा चेहरे पे ताकि वो थोड़ा चिपक जाए। और जब बिल्कुल अच्छे से सूख जाए, लगभग 15-20 मिनट आधे घंटे तक इसको लगे रहने दे, जब ये सूख जाए तो पानी से आप चेहरा धो लीजिए। तो ये भी बहुत अच्छा लेप है, आपका रंग भी अच्छा बना रहता है और चेहरे पे जो मुलायमपन चाहिए वो भी इसमें बनी रहती है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन हम पहले गीत सुनते हैं फिर आगे बढ़ते हैं ना। चलिए। सोजिया में समाए गयो रे कि मैं तन मन की सुध बुध गवा बैठी, पिया सोजिया में समाए गयो रे कि मैं तन मन
कार्यक्रम में अब समय हो गया है विदा लेने का, तो दीपा माहेश्वरी और रेणु चतुर्वेदी का नमस्कार। सखी सहेली।